हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए जी, कहाँ तक पहुंच गए थे? कॉपी लास्ट दीजिए मेरे को। सिंपल कंपाउंड स्टार्ट कर दिया था अपने, है ना? ट्रांजिशनल, स्ट्रेटिफाइड, स्क्वेमस, क्यूबॉइडल और कॉल्यूमनर। चलिए देखिए, हमने 4 कॉलम बना के छोड़ दिए थे। फर्स्ट जो टाइप है वो है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। यही था बेटा। और फिर सेकंड हमने लिया था स्ट्रेटिफाइड का फर्स्ट टाइप। बेटा बातें नहीं, अपनी कॉपी ओपन कीजिए। उसे हमने नाम दिया स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस। और फिर उसके बाद आगे हम लेते चलेंगे स्ट्रेटिफाइड, क्यूबॉइडल और कॉल्यूमनर को। कंफर्म? तो ये सारी चीजें जो हैं वो ऑटोमेटिकली आपको याद होती चली जाएंगी। देखिए, सबसे पहले इसको खत्म करें अपन, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनका सबका डायग्राम लगभग लगभग कॉमन सा है, इसलिए हमें पहले तो चारों के डायग्राम बनाने, फिर उसका एक्सप्लेनेशन अपन देंगे। लेकिन देखो, ट्रांजिशनल में जब हम आए तो हम इस मेम्ब्रेन को नाम देंगे फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन। याद आया कुछ? नोट कीजिए। लिख लिया था शायद अपन ने। स्ट्रेचेबल लिखा था ऊपर, लिखा था ना? तो फिर पहले डायग्राम पे आओ, फिर कैरेक्टर लिखेंगे। देखो, सबसे नीचे अपन यहां पर आए तो नीचे नीचे वाली जो सेल्स होंगी उन्हें यहां पर क्यूबिकल कंसिडर करना है। उसके बाद अपर की 2 से 4 लेयर जो हैं वो होंगी पेयर शेप सेल की। दीज आर पेयर शेप्ड सेल्स। देर आर 2 to 4 लेयर ऑफ पेयर शेप्ड सेल्स। तो देखिए, इस तरीके से अपने को पेयर शेप्ड सेल्स देखने को मिलेंगी। और सबसे ऊपर वाली लेयर आपको जरूर याद रखनी है, क्योंकि इसी पर क्वेश्चन ज्यादा बनता है। तो अपर लेयर सेल जो है वो ओवल शेप सेल्स यहां होंगी। तो इस तरीके से डायग्राम ट्रांजिशनल का बनता हुआ नजर आएगा। ठीक है? डायग्राम कम स्पेस में बनाओ बोले, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि डायग्राम नहीं आता है, केवल उसके एक्सप्लेनेशन को अपन ज्यादा ध्यान देंगे। इसी तरीके से स्ट्रेटिफाइड में अपना है। देखिए, सबसे नीचे का जो सेल है उसमें 2 कंडीशंस लगेंगी, ये ट्रांजिशनल में नहीं लगती हैं। यहां क्यूबिकल भी हो सकती है और कॉलमनर भी हो सकता है।
नोट कीजिए बच्चों। कहाँ तक हो गया? करो फटाफट लिख दो, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा नहीं है और इसको तो अपने को और भी याद करने के तरीके से शॉर्ट याद करना है, ठीक है ना? वो मैं तरीका बता दूंगा, तो आपको विद इन 5 सेकंड्स में आप इसको बोल देना, बात खत्म हो गई पूरे टेबल को, है ना बेटा? क्योंकि इसमें क्या है, बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन एनसीईआरटी ने दिया नहीं है, अपन ने मॉड्यूल में दिया, वो भी ले लिया सारा। बस अपने को याद रहना चाहिए उस टाइम पर कि कौन सी एपिथेलियम कहाँ अपने को काउंट करनी है। करें स्टार्ट? चलो साथ में लिख लेना उसको तो, है ना? इधर देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बच्चों यहां स्टार्ट किया है कंपाउंड एपिथेलियम, राइट? अब देखो एनसीईआरटी ने क्या किया, जो कंपाउंड एपिथेलियम है उसका एक्सप्लेनेशन एनसीईआरटी में 102 के थर्ड पैराग्राफ में दिया है, ठीक है? एक डायग्राम भी दिया है जिसमें मल्टीलेयर कंडीशन दिखा रखी है, एनसीईआरटी के पास हो तो तुरंत देख लो, ठीक है? वही डायग्राम मैंने यहां सेल्स को रिप्रेजेंटेशन के दौरान अलग बनाया है, बाकी अपनी एनसीईआरटी ने ऐसा कोई एक्सप्लेनेशन अलग से नहीं दिया है। अब ध्यान से सुनो, जो कंपाउंड एपिथेलियम है उसके जब एग्जाम्पल आप काउंट करोगे तो एनसीईआरटी ने गिनती के एग्जाम्पल दिए हैं। जैसे एक एग्जाम्पल तो शुरू से देती आई है, स्किन, याद आ रहा है आपको? दूसरा, उसने डक्ट ऑफ ग्लैंड्स की बात की है, बकल कैविटी की बात की है, फेरिंग्स की बात की है, राइट? मतलब ऐसा कुछ ज्यादा उसने नहीं लिया कि अपन उसके एग्जाम्पल भूल जाएं, फिर भी अपन ऑर्डर से याद रखेंगे तो सब याद आ जाएंगे। देखो कंडीशन को, कंपाउंड एपिथेलियम की स्ट्रेचिंग के बेस पर दो टाइप हैं, एक तो ऐसी जो स्ट्रेच हो सकती है ट्रांजिशनल, और एक ऐसी एपिथेलियम जो स्ट्रेच नहीं हो सकती, उसका नाम है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। कंफर्म? और फिर इस स्ट्रेटिफाइड के 3 टाइप बना दिए, स्क्वेमस, क्यूबॉइडल, कॉल्यूमनर। देखो डायग्राम बिल्कुल कॉमन है, पहले बता दे रहा हूं।
याद वही रखना है जो इसके नेमिंग में आ रहा है, और वो भी अपर सेल। अपर सेल कैसी है? फ्लैट। अपर सेल कैसी है? क्यूबिकल। अपर सेल कैसी है? कॉलम। बाकी नीचे का जो डायग्राम है वो तीनों में कॉमन रहेगा, वो अपन बाद में देखेंगे। पहले अपन ट्रांजिशनल में आए तो यहां देखो, ना क्यूबिकल है, ना फ्लैट सेल्स हैं, ना कॉलुमनर है। या चेंज होके क्या आ गया? ओवल शेप। ये चेंज दोनों को डिफरेंशिएट करेगा। तो एक तो याद रखने वाली बात है कि अपर सेल्स आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि वो जरूरी नहीं कि एनसीईआरटी दे, नहीं देगा तो भी पूछ सकता है, क्योंकि उसने एक कॉमन डायग्राम बना के दे दिया तो वो अपर लेयर पे बात कर सकता है आपसे। तो ओवल सेल, फ्लैट सेल, क्यूबिकल सेल, कॉलुमनर सेल। फिर 2 से 4 लेयर नीचे के बीच की लेयर्स में ज्यादा टाइप के सेल्स होते हैं, यानी कि ज्यादा सेल्स मिलेंगे। उसका नाम है पियर शेप्ड सेल्स। ये सब पियर शेप्ड सेल्स हैं। इन्हें पॉलीहेड्रल सेल भी कहते हैं, क्योंकि इनके हर पॉइंट पर आप एक हेड काउंट कर सकते हैं। तो इन्हें आप पॉलीहेड्रल सेल में भी काउंट करेंगे, बट द नेम इज पियर शेप। इंपॉर्टेंट, कंफर्म। अब कहानी आती है कि जो नीचे नीचे सेल है उसमें क्या करें। तो नीचे वाली जो सेल है ना बेटा, वो क्यूबिकल होगी ट्रांजिशनल में। और जब यहां जाओगे तो आपको क्यूबिकल आंसर में हो तो वो भी आंसर देना है, और कॉलुमनर है तो वो भी आंसर देना है। वाइस वर्सा हम क्या करते हैं कि इन दोनों को उठा के यहां भी काउंट कर लेते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस समझना। अब क्योंकि ये स्ट्रेचिंग मेम्ब्रेन है, तो कॉल्यूमनर सेल्स जब आप यहां लगाओगे ना, तो आप याद करो कॉल्यूमनर सेल्स के बीच में टाइट जंक्शंस होते हैं। सोचना इस बात को। और जैसे आप स्ट्रेच करोगे टाइट जंक्शन टूट जाएगा। समझ में आया? इसलिए यहां पर कॉल्यूमनर सेल्स पॉसिबल नहीं है। हो सकता है नर्चर में आपने पढ़ा हो, लेकिन उसकी कोई वो नहीं है, क्योंकि इतनी ज्यादा डिटेल में बताते भी नहीं है। एंथ्यूज में आके अपन उसको क्लेरिफाई करते हैं। तो आप यहां कॉल्यूमनर यहां लगा दोगे तो स्ट्रेचिंग के दौरान टाइट जंक्शन तोड़ दोगे आप। इसलिए यहां पर क्यूबिकल ही काउंट करनी है, जबकि यहां पर क्यूबिकल और कॉल्यूमनर दोनों काउंट करोगे, दोनों आएंगे तो बोथ आंसर जरूर होगा, वरना वो क्वेश्चन एम्बिग्यूटी में चला जाएगा। बात समझ में आ गई बेटा? अब ध्यान दो कि जो पियर शेप्ड सेल्स हैं, ओवल सेल्स हैं और क्यूबिकल सेल है, तो लगभग 4 से 6 सेल लेयर बनता है इसके अंदर। कितना? 4 to 6 लेयर। सो इट इज द मल्टी लेयर। फिर बच्चों हमने कहा था कि स्ट्रेचिंग होती है। अब स्ट्रेचिंग के दौरान सबसे फेमस केस जो है ना, वो है डिसअपेरेंस ऑफ द बेसमेंट मेम्ब्रेन। जब आप उसे खींचोगे, जैसे कि अपन यूरिनरी ब्लडर देखते हैं, वॉल्यूम बढ़ेगा तो स्ट्रेचिंग होगी, और जब स्ट्रेचिंग होगी तो डेफिनेटली हम देख सकते हैं कि उस जगह पर आपको बेसमेंट मेम्ब्रेन बहुत पतली होती है कंपेयर टू अदर मेम्ब्रेन। ठीक है? और इसी वजह से वो क्या हो जाएगी? डिसअपेयर होगी। कौन सी एपिथेलियम में? ट्रांजिशनल में। बस एक में ही केस स्टडी करना होता, बाकी कहीं जरूरत नहीं है आपको। ठीक है? वो जो फाइब्रस लेमिना था, याद करो। ठीक है ना? वो जो ऊपर वाला बेसल लेमिना था, वो सब बातें सेकेंडरी है। बेसमेंट मेम्ब्रेन पे क्वेश्चन आता तो मिलती कहां है? दो टिश्यूज के बीच, एपिथेलियल कनेक्टिव। और डिसअपेयर कब हो सकती है? ट्रांजिशनल में। दो बातें याद रखनी है आपको। फिर उसके बाद देखो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड यूरोथीलियम बिकॉज इट इज फाउंड इन यूरिनरी सिस्टम। मैंने 4 एग्जाम्पल लिखे हैं, यू नो अबाउट दैट वेरी वेल। रीनल पेल्विस, जहां से यूरिटर निकलती है। आपने देखा होगा माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स। ठीक है? और मेजर कैलिक्स खुला किसमें? रीनल पेल्विस में। रीनल पेल्विस से निकला यूरेटर, 1 पेयर। यूरिनरी ब्लैडर ओनली 1। और प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ यूरेथ्रा। बस ये 4 एग्जांपल याद रखना, इसलिए हमने इसको क्या नाम दिया बेटा? यूरोथीलियम। कंफर्म है? आपको याद हो तो मैंने कहा था कि कुछ जंक्शंस होते हैं इंटरडिजिटेशन। स्ट्रेचिंग में इंटरडिजिटेशन ही सेल को अलग होने से बचाते हैं, क्योंकि उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन उलझ जाते हैं आपस में। याद आ गया? तो इंटरडिजिटेशन होंगे, बेसमेंट मेम्ब्रेन बहुत पतली होगी, डिसअपेयर होगी। ये 4 एग्जांपल अपने को याद करने किसके लिए? ट्रांजिशनल के लिए। बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको। अब देखो, इतना सा करो, ऊपर वाली सेल चेंज कर दो, वो तो हमने पहले ही कर दी थी। बीच वाली को चेंज किया तो पॉलीहेड्रल सेल्स आ गई, सॉरी पॉलीगोनल सेल्स आ गई। बस इतना सा चेंज किया। बाकी यहां नीचे क्यूबोइडल कॉल्यूमनर है, यहां भी क्यूबोइडल कॉल्यूमनर है, यहां भी क्यूबोइडल कॉल्यूमनर, बट दिस इज डिविजनेबल। इस लेयर में डिवीजन की पावर होती है, इनमें नहीं होती है, ध्यान रखना। कंफर्म? तो जो अपर लेयर है ना, वो इन्हीं सेल के डिवीजन से बनेगी। सो दैट लेयर इज द बेस, दैट इज द जर्मिनेटिव लेयर। इसका एक नाम आता है बेटा, जर्मिनेटिव लेयर। अब क्वेश्चन आता है कंफ्यूजन का, जर्मिनल लेयर, जर्मिनल एपिथेलियम गोनेड्स में होती है, याद है आपको? और जर्मिनेटिव लेयर, कॉमन बात तो ये है कि दोनों क्यूबिकल हो सकती है, लेकिन डिफरेंस ये है कि ये कॉल्यूमनर भी हो सकती है। अरे यस, वो जर्मिनल था, ये जर्मिनेटिव है। यहां भी जर्मिनेटिव, यहां भी जर्मिनेटिव, यहां भी जर्मिनेटिव होगा। कंफर्म रहा? ये ध्यान रखना कि अपर सेल लेयर फॉर्म्ड बाय दिस क्यूबिकल सेल लेयर। कंफर्म?
अब सीधी सी बात है, जो फ्लैट सेल्स है यहां एक और कैटेगराइजेशन होता है, दैट वन इज द डिपोजिशन ऑफ क्रिएटिन प्रोटीन। आपने नाम सुना है क्रिएटिन का? एक सॉलिड स्क्लेरोप्रोटीन होता है। क्रिएटिन किस टाइप का प्रोटीन है? सॉलिड स्क्लेरोप्रोटीन। और जब ये कहीं पर डिपॉजिट होना शुरू होता है तो धीरे धीरे ये सेल्स का लिक्विडिटी को सॉलिडनेस में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है। यानी अपन बात मान गए होंगे कि ब्राउनियन मूवमेंट, साइक्लोसिस, आप धीरे धीरे लिक्विडिटी को खत्म करोगे तो ये मूवमेंट भी खत्म हो जाएंगी। और इन मूवमेंट्स के खत्म होने से जो इंटरनल सेल ऑर्गेनल का जो ट्रांसपोर्टेशन है मटेरियल का, वो भी खत्म हो जाता है। तो सीधी सी बात है कि उन ऑर्गेनल्स पर एक एडवर्स इफेक्ट आएगा, उनका कंट्रोलिंग न्यूक्लियस से प्रॉपर नहीं होगा, तो धीरे धीरे सेल ऑर्गेनल डैमेज और लास्ट में न्यूक्लियस डैमेज एंड सेल बिकम हार्ड, दैट इज कॉल्ड क्रिएटिनाइज्ड एपिथेलियम, क्रिएटिनाइज्ड सेल। यानी आप तो इतना याद रखो कि क्रिएटिन प्रोटीन एक सॉलिड स्क्लेरोप्रोटीन है, वो यहां प्रेजेंट होते हैं, टाइप बना क्रिएटिनाइज्ड। और याद रखना क्रिएटिनाइज्ड होते ही आप याद रखने का तरीका बना सकते हो कि स्ट्रक्चर में हार्डनेस बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी? हार्डनेस बढ़ जाएगी। और जहां क्रिएटिन नहीं होता वहां ऑटोमेटिकली स्ट्रक्चर में आपको सॉफ्टनेस नजर आएगी। समझ में आया? तो क्रिएटिन डिपॉजिट होने से सेल कैसी होगी? डेड। कंफर्म? क्योंकि यहां क्रिएटिन जमा हुआ, न्यूक्लियस गायब, सेल ऑर्गेनल गायब, साइटोप्लाज्म सॉलिड कंडीशन कन्वर्ट हो जाएगा। कंफर्म? और ये मिला हमें कहां? स्किन और उसके डेरिवेटिव में। जब आप मॉड्यूल देखेंगे तो डेरिवेटिव्स याद रखने की जरूरत होती नहीं है, अपने आप ही पता रहता है। हॉर्न है, हूव्स हैं, फेदर्स हैं, स्केल्स हैं, याद आ रहा है? याद आ रहा है? नेल्स हैं, ये सब अपने पहले भी बात की थी डाइवर्सिटी में। तो अपन तो इतना याद रखें कि स्किन और उसके डेरिवेटिव्स जो हैं वो क्रिएटिनाइज्ड होंगे। कंफर्म है? अब कंडीशन को सुनो और समझो कि ये जो क्रिएटिनाइज्ड वाली पोजीशन है इसमें भी क्रिएटिन का लेवल अलग अलग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक तो हमारी स्किन, आपको सर ये कहां हार्ड है, आपने तो हार्ड से बताया याद करना, पर हम कह रहे हैं कि स्किन के ही डेरिवेटिव में वो तो हार्ड होते हैं ना, वहां डिपोजिशन अलग लेवल पे होता है। या हमारी स्किन और राइनोसोरस की स्किन को देखो आप, दोनों में कितना हार्डनेस है। तो सीधी सी बात है क्रिएटिन का लेवल अलग अलग है, इसलिए हार्डनेस है। तो आप ये अपने आप के लिए कह सकते हो कि हमारी स्किन तो हार्ड है ही नहीं सर, बट है हार्ड। दैट इज द प्रोटेक्टिव वाटरप्रूफ लेयर बन गई। इस क्रिएटिन से जो नेचर आता है वो एक और आता है, क्या? वाटरप्रूफ नेचर। समझ में आया? तो वो सब याद नहीं रखना, अपने आप पता रहेगा कि डेड सेल्स होते तो वाटरप्रूफ अपने आप ही हो जाता है। और सीधी बात है स्किन डेरिवेटिव में क्रिएटिन होगा, जो नहीं होगा वो नॉन क्रिएटिनाइज। अब आप सॉफ्ट देख लो, बकल कैविटी अंदर से सॉफ्ट है, पक्का? फेरिंग्स, ईसोफेगस, एनसीईआरटी ने दिए नाम, ध्यान रखिएगा। देन एनल कैनाल और एनस, एंड फाइनली कॉर्निया एंड कंजक्टिवा। यू नो अबाउट द कॉर्निया? वेयर इज कॉर्निया? आप बताओ कैसे एक्सप्लेन करोगे बेटा कॉर्निया को? आराम से ना, तो डरने की जरूरत नहीं है, ये चीजें अपने को सोचनी है, क्योंकि मैं इस पे एक फिजियोलॉजिकल पार्ट ऐड करूंगा अभी। यहां कहां, मतलब कैसे एक्सप्लेन, मेरी आंख है, मेरी आई है, इसमें कैसे मैं बताऊं कि कॉर्निया कहां है? जैसे मैं कहूं मेरे एक तो व्हाइट पार्ट है जो आपको दिख रहा है, और एक ब्लैक पार्ट है, ऐसे ही डिफाइन करेंगे सामने से आई को देखकर। तो ब्लैक तो हो गया आइरिस, है ना बेटा, बैठ जाए, और साइड का व्हाइट हो गया स्क्लेरा। अब जब हम एक दूसरे की आंखों में देखें तो हमारी फोटो ब्लैक के ऊपर नजर आती है, दैट इज ट्रांसपेरेंट लेयर कॉर्निया। समझ में आ गया? अब समझे कॉर्निया कैसे है? जो ब्लैक पार्ट है ना वो बाहर नहीं है, वो तो ढका हुआ है ट्रांसपेरेंट लेयर से, और उस ट्रांसपेरेंट लेयर में कर्वेचर है जिससे आई बेंड होकर सीधा अंदर जाती है। कहां पर? फोविया पर, लाइट, सॉरी। समझ में आ गया? तो लाइट बेंड करने का तरीका कौन दिया सबसे पहले? कॉर्निया। 75% रिफ्रैक्शन is provided by the cornea and 25 by the aqueous humor and also lens। समझ में आया? विट्रस ह्यूमर का नाम नहीं लेते, हालांकि अमाउंट उसी का ज्यादा होता है, बट विट्रस ह्यूमर क्या है? बाई बर्थ जो है वो बनता है, अपन जानते हैं, उसके बाद बनता नहीं है बर्थ के बाद। तो उसका जो लाइट बेंडिंग प्रोसीजर है वो बाई बर्थ से अब तक सेम है, इसलिए उसको नेग्लिजिबल मान लेते हैं, क्योंकि उससे बनना तो है ही नहीं, बनेगा नहीं तो लिक्विड का अमाउंट चेंज नहीं होगा, अमाउंट चेंज नहीं होगा तो लाइट का रिफ्लेक्शन बदलेगा नहीं। लेकिन हाँ, एक्वस ह्यूमर लाइफ टाइम बनता है, बर्थ से पहले भी बनता था, आज भी बन रहा है, तो उसका अमाउंट थोड़ा सा भी कम ज्यादा हुआ ना, आपकी लाइट मुड़ जाएगी कहीं और डायरेक्शन में। इसलिए 25% रिफ्लेक्शन इज प्रोवाइडेड बाय द एक्वस ह्यूमर एज वेल एज लेंस। अब एक्वस ह्यूमर जल्दी से बोलते नहीं है, वो लेंस को ज्यादा प्रायोरिटी देते, क्योंकि मेन काम तो कौन करता है? लेंस करता है। इसलिए हम ज्यादातर क्या बोलते हैं कि लाइट बेंडिंग करने में 75% रोल तो किसका है?
कॉर्निया का, और 25 किसका है, लेंस का। लेकिन वो प्लस करके आपको देगा लेंस एंड एक्वस ह्यूमर, वो सबसे सटीक आंसर में जाएगा, ध्यान रखिएगा। कंफर्म है। अब विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाए, विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाए तो इस कॉर्निया के अंदर भी क्रिएटिन बनने लग जाता है, विटामिन ए डेफिशिएंसी से। ठीक है। आपने देखा नाइट ब्लाइंडनेस, ये तो आप सब जानते हो, वो तो अपन रेटिना के रेफरेंस में पढ़ते हैं, बट क्रिएटिन भी बनने लगता है कॉर्निया में। समझ में आया आपको। और उस वजह से जब क्रिएटिन बनेगा तो ट्रांसपेरेंसी इनहिबिट होगी कि नहीं होगी, लाइट अंदर जा ही नहीं पाएगी, दिखाई देगा नहीं। कंफर्म है। तो उस कंडीशन में डिजीज को एक नाम दिया जाता है, जीरोप्थैलेमिया। समझ में आया आपको। तो विटामिन ए डेफिशिएंसी इज रिलेटेड टू द डिपोजिशन ऑफ क्रिएटिन प्रोटीन इन द कॉर्निया, इज कॉल्ड जीरोप्थैलेमिया। समझ में आया कि नहीं आया। और कभी कभी उस कॉर्निया का कर्वेचर वो भी जिगजैग हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एस्टिग्मेटिज्म। क्या कहते हैं उसे, भाई ना बात चली है ना तो डिस्कशन कर लेना चाहिए, 2 मिनट का कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 डिजीज पता लगी विटामिन ए डेफिशिएंसी से, सॉरी 2 लगी, एक जीरोप्थैलेमिया और एक नाइट ब्लाइंडनेस, ये तो अपन जानते ही हैं। लेकिन कभी कभी इसका कर्वेचर भी इरेगुलर होता है, तो उसे कहेंगे एस्टिग्मेटिज्म। और इस दौरान शायद मेरे ख्याल से आपके किसी के सिलेंड्रिकल लेंस लग रहा हो, चश्मे में तो बात अलग है, लग रहा है किसी के सिलेंड्रिकल लेंस, आपके लग रहा है, तो ये एस्टिग्मेटिज्म की वजह से लग रहा है। क्योंकि देखो कॉर्निया का काम क्या है, ये कॉर्निया है तो सीधा सा लाइट गिरेगी और बेंड हो जाएगी। यस बच्चों। अब लेकिन कॉर्निया ही ऐसा हो गया मान लो सपोज, तो अब लाइट कैसे बेंड करवाओगे आप, अलग एंगल पे जाएगी। तो इसका मतलब ये एस्टिग्मेटिज्म है। तो फिर हमें ठीक करने के लिए जो चश्मा है उसके अंदर क्या लगाना पड़ेगा, सिलेंड्रिकल लेंस, प्रॉपर दिखाई देने लगेगा, कोई ऐसी बड़ी टास्क है नहीं। इस कॉर्निया में बच्चों बहुत सारी लेयर्स होती हैं, एंड 1 कॉर्निया नाउ कैन बी ट्रांसप्लांटेड इनटू 5 पर्सन। 5 लोगों को 1 कॉर्निया दे सकते हो आप, 3 तो इजीली दे सकते हो आप, 3 पार्ट तो इसके इजीली बना सकते हो, क्योंकि इसका काम कुछ नहीं है, केवल बेंडिंग करना है, क्योंकि इसमें कर्वेचर होता है। तो इसके स्लाइस काट सकते हो आप, 1 2 3, ये बताऊंगा आपको मैं आगे जब अपन आई पढ़ेंगे तब। तो कॉर्निया को ट्रांसप्लांट भी किया जा सकता है, एक के साथ 3 लोगों को दिया जा सकता है। कंफर्म। अब बारी आती है कंजक्टिवा की। यू नो अबाउट द कंजक्टिवा, कैसे एक्सप्लेन करोगे कंजक्टिवा को। ये थोड़े टफ वर्ड है दोनों के दोनों, इनको जितनी बार रिवाइज करोगे तभी याद होते हैं। कंजक्टिवा कैसे एक्सप्लेन करोगे, बटन बंद कर, हीरो लगता है तू यार, थैंक यू नहीं, कान के नीचे पड़ेगी जोरदार एक, समझ में आई। तो ये भी खोल के आ जाए ना दोनों, सलमान खान बनना है तो शर्ट भी खोल दे, पैंट भी खोल दे। भाई देखो हीरो तो कुछ भी कर सकता है, आपने देखा ही होगा हीरो एक जोर से जूता मारे तूफान उड़ जाता है। साउथ की मूवी देखी आपने, क्या बेहतरीन हिंदुस्तानी मूवी है। समझ में आया कि नहीं आया। तलवार चले तो कई पेड़ गिर जाते हैं। तो थोड़ा हीरो वीरो कम कर। देख यदि सेलेक्ट हो गया ना तो कैसे बुरे कपड़े पहन ले, कैसे गंदे कपड़े पहन लेना, बस एक स्टेथोस्कोप लटका लेना, और हॉस्पिटल में घुसेगा तो वहीं से चपड़ासी से लेकर ऊपर तक सलाम ठोकना शुरू कर देंगे। सही बात है कि नहीं। और किसी नेताजी का ऑपरेशन कर दिया ठीक ठाक तो पूरा देश सलाम ठोकेगा, आजकल तो ऐसे चलता है। सही बात है कि नहीं। और बाकी कुछ नहीं किया, हीरोगिरी में कुछ नहीं रखा। क्यों मैं सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं। आप कम हीरो लगते हो क्या, सब मैं का हीरो नहीं हूं क्या, है तुम लोग क्या सोचते हो। तो फिर लेकिन जब अच्छा पढ़ेंगे ही नहीं, पढ़ाएंगे ही नहीं, तो कहें क्या हीरोगिरी। इसलिए आगे से ध्यान रखना, नहीं तो मैं तेरे को बिना कपड़ों के यहाँ बैठाऊंगा, ध्यान कर लियो। ठीक है चलो आगे। अब कंजक्टिव एक्सप्लेन कर बेटा, कहां से आई वो, वहां से शुरू कर, अपने आप आ जाएगा आंसर। अच्छा देखो सुनो, ये मेरी अपर आईलिड है, ये मेरी लोअर आईलिड है, इसकी मेम्ब्रेन को स्ट्रेच किया और व्हाइट के ऊपर डाल दिया, नीचे वाली को भी स्ट्रेच किया, व्हाइट के ऊपर डाल दिया। तो इसका आंसर बिल्कुल सही है वैसे तो, क्योंकि इसे पता नहीं है ओरिजिन तो, लेकिन इसने कहा कि यहां एपिथेलियम का एक लेयर आता है दैट इज ट्रांसल्यूसेंट। कॉर्निया क्या है, ट्रांसपेरेंट। और कॉर्निया एपिथेलियम का पार्ट नहीं है, वो तो अंदर स्क्लेरा का साथ में जुड़ा हुआ पार्ट है। कंफर्म बेटा। और कंजक्टिवाइटिस एक डिजीज आपने सुनी होगी, आजकल चल भी रहा है। यस आई फ्लू भी आपने देखा होगा, और दूसरा कंजक्टिवाइटिस भी होता है, दैट इज ए टाइप ऑफ बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन पता है आपको। तो कंजक्टिवा जो है वो बच्चों आईलिड्स के स्ट्रेच होकर बनता है।
और इसमें ब्लड सप्लाई होती है। क्या होती है इसमें? ब्लड सप्लाई होती है। कंफर्म है? कंजक कॉर्निया पता लगी गया। इन दोनों में जो एपिथेलियम होगी कैसी होगी? नॉन केराटिनाइज्ड। कंफर्म है? हालांकि कंजक्टिवा को कई तरीके से अपन समझाते हैं, तो इसको तो अभी इतना याद रखना कि एपिथेलियम ओवर द स्क्लेरा इज कॉल्ड कंजक्टिवा, पक्का। एंड द ट्रांसपेरेंट पार्ट फॉर द रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड कॉर्निया लाइंड बाय द नॉन केराटिनाइज्ड। कंफर्म बेटा? अब सुनो, जितनी भी ग्लैंड्स हैं उनकी डक्ट उसमें ये होगी। याद करने का तरीका देखो, इधर तो हार्ड पार्ट, इधर सॉफ्ट पार्ट, इधर डक्ट ऑफ ग्लैंड्स। ठीक है, डक्ट सारी याद कर लो, ग्लैंड सारी याद कर लो, सलाइवरी, स्वेट, सिबेसियस, मेमरी और पैनक्रिएटिक डक्ट। ये तो बताया था मैंने, आप अपने पहले देख लिया था। अब सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस पे बनेगा, देखो ध्यान से सुनना, पैनक्रिएटिक डक्ट पर। ये इतना कंफ्यूजिंग है कि बच्चा फिजियोलॉजी में घुस जाता है इसको सोचते ही, और वहां लिखाते नहीं है कि एपिथेलियम कौन सी है, तो गलती होने के चांस पैनक्रिएटिक डक्ट पे ज्यादा होते हैं। अब एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन पहले से सॉल्व कर लो, वरना आगे दिक्कत आएगी क्वेश्चन सॉल्व करते समय। बात छोटी सी, लेकिन बच्चा भूल जाता है कि करूं क्या यार, ये तो अलग अलग चीजें नहीं है, एक जैसी लग रही है। तो देखो समझना, ये स्वेट ग्लैंड बनाया था अपन ने, कुछ याद हो तो, कॉइल्ड, सिंपल ट्यूबुलर कॉइल्ड ग्लैंड। ट्यूब लाइक है, कॉइल्ड है, इसलिए सिंपल ट्यूबुलर कॉइल्ड हो गया। अब सुनो, ये जो जगह है ना, ये तो है सेक्रेटरी यूनिट। देखो समझो, आपको मैं समझाता हूं क्योंकि ये गलती करेंगे अपन। सेक्रेटरी यूनिट, और जहां से मटेरियल रिलीज हो रहा है ना, ये है बेटा सेक्रेटरी डक्ट। क्या है ये? सेक्रेटरी डक्ट। अब वो क्या करेगा, सेक्रेटरी डक्ट को यहां भी बोल देता कई बार, क्योंकि ये भी तो डक्ट ही है ना, डक्ट। लेकिन ये एक्चुअल में यूनिट है जहां सिंथेसिस होगा, जैसे स्वेट सिंथेसाइज्ड बाय सेक्रेटरी यूनिट। बट ये भी लिखा मिल सकता है, इट इज स्वेट सेक्रेटेड बाय द सेक्रेटरी डक्ट। तो ये कंफ्यूजन कभी नहीं होना चाहिए। यदि दोनों ऑप्शन में दिया हो तो लोकेशन याद रखना कि ये यहां काउंट करेंगे और ये यहां काउंट करेंगे। लेकिन कभी कभी ये लिख दिया जाए कि सेक्रेटरी डक्ट इज रिलेटेड टू द सिक्रेशन ऑफ द स्वेट, सिबेसियस ऑयल एंड ऑल्सो मिल्क, तो वो भी सही माना जाएगा। समझ में आया? कॉन्सेप्ट को भूलोगे तो नहीं। तो गलती आपसे यही होगी यूनिट में और डक्ट में, और यूनिट बहुत कम जगह मिलेगा, सब जगह क्या लिखा मिलेगा? डक्ट लिखा मिलेगा। तो घबराना नहीं। अब सही एक्सप्लेनेशन पे जाएं तो जहां से कोई मटेरियल रिलीज होता है उस जगह पर मल्टीलेयर होना जरूरी है। मल्टीलेयर होना जरूरी है, वरना उस जगह को डैमेज कर देगा उस लिक्विड का प्रेशर रिलीज होते समय। तो इसलिए यहां मल्टीलेयर और यहां सिंपल एपिथेलियम काउंट की जाती है। तो डक्ट हम इस वाली पॉइंट को काउंट करेंगे। समझ में आ गया? क्लियर? और लास्ट में हमें देखना है क्या, किसको इंपॉर्टेंस देनी है? पैनक्रिएटिक डक्ट को। देन ऊपर आ गई मान लो कॉल्यूमनर, तो क्या होगा? स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमनर। कंफर्म बच्चों? देखना, कॉल्यूमनर पे सीलियर लगा दो तो सीलिएटेड कॉल्यूमनर, हट नहीं लगाओ तो नॉन सीलिएटेड। नॉन सीलिएटेड इन द मेल यूरेथ्रा डिस्टल पार्ट, वो कौन सा था? प्रोक्सिमल पार्ट। कंफर्म? फिर यहां देखें तो लैरिंग्स, यही याद रखना है क्योंकि ये तो फ्रॉग का एग्जांपल है, बकोफेरेंजियल कैविटी ऑफ द फ्रॉग। अरे यस, एयर फिल्ट्रेशन के लिए यहां पर सीलिएटेड एपिथेलियम प्रेजेंट होती है, ध्यान रखिएगा। तो लैरिंग्स याद रखना, इधर मेल यूरेथ्रा डिस्टल पार्ट, इधर मेल यूरेथ्रा प्रोक्सिमल पार्ट। समझ में आया? देखो याद बड़े झटके से रखना, स्ट्रेचिंग होगी यूरिनरी सिस्टम में, वहां हो जाएगी क्या? ट्रांजिशनल। हार्ड पार्ट केराटिनाइज्ड होगा तो क्या हो जाएगी? केराटिनाइज्ड। सॉफ्ट पार्ट होंगे तो क्या हो जाएगी? नॉन केराटिनाइज्ड। डक्ट ऑफ ग्लैंड्स हम देखेंगे तो क्यूबॉइडल स्ट्रेटिफाइड, और जहां सीलिया है वो लैरिंग्स और नहीं है वो मेल यूरेथ्रा। बस ये 5 सीक्वेंस याद रखना, और कुछ भी याद रखने की आवश्यकता नहीं है एग्जाम्पल में, ये अपने को ध्यान में रखना है। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड एपिथेलियम। कंफर्म बेटा? टेबल बना लिया अपन ने तो हाँ बेटा, तो डाउट याद करते जाओ क्योंकि ये सब चीजें बहुत छोटी हैं। अब देखो स्टार्टिंग से देखना ताकि एक रिवीजन ले लें। मैंने एक हिंट दिया था, अमिताभ बच्चन लाए पा फॉर मी। एल्वियोलाई, बॉमन कैप्सूल, लूप ऑफ हेनले, कौन से पार्ट? थिन पार्ट, पक्का ना? पेरिकार्डियम, मीजोथीलियम, एंडोथीलियम, खत्म। टेंशन ऐसे ना ले, जीना है शान से। थायराइड फॉलिकल, एसिनी ऑफ पेनक्रियास, नेफ्रॉन के बचे हुए पार्ट। अब याद ही रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो 2 लिए थे उसके अलावा बचे वो क्या है? क्यूबॉइडल है, उसके अलावा कुछ होता नहीं है, ये भी पहले से याद रखो। नेफ्रॉन हुआ, जर्मिनल एपिथेलियम हुई, स्वेट ग्लैंड हुआ, हमने अभी देखा, और
सेंस ऑर्गन में आई, और आई की बीच वाली लेयर प्लस रेटिना की बाहर वाली लेयर उसमें काउंट करनी है। कंफर्म बेटा? उसके बाद हम आए लिवर, बाइल डक्ट और यूट्रस, सिंपल कॉल्यूमनर। फिर उसके मॉडिफिकेशंस पर आए तो फैलोपियन ट्यूब और ब्रोंकियोल्स, याद आ रहा है? सॉरी, ब्रेन एपेंडाइमा, फैलोपियन ट्यूब और ब्रेन एपेंडाइमा। फिर स्टमक, कॉलोन, रेक्टम, याद किया आपने, वहां ग्लैंडुलर ब्रश बॉर्डर। फिर उसके बाद केवल ब्रश बॉर्डर थी, और फिर स्टीरियोसिलेटेड थी। तो हमने कहा लो भैया फुल बिस्किट साथ में चॉकलेट रखिए। आई फॉर इंटेलिजेंस, जी फॉर गॉल ब्लैडर, ई फॉर एपिडाइमिस, वी फॉर वास्ट डिफरेंस, याद आ रहा है? क्रिस्टा मैक्यूला साथ में रखे ही थे। लास्ट में शूडो स्ट्रेटिफाइड हमने लिया था। शूडो स्ट्रेटिफाइड में केवल सीलेटेड लिया था, नेजल चैम्बर में, ट्रैकिया में, और किसमें बेटा? ब्रोंकियोल्स में। अब ब्रोंकियोल्स में एक बार ब्रैकेट में जाओ और वहां ब्रोंकाई लिखो, क्योंकि ब्रोंकाई को पहले आंसर देना, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री आते हैं, कंफ्यूज हो जाओगे आप। तो क्या होता है कई बार वो 1 डिग्री के अकॉर्डिंग आंसर ब्रोंकियोल्स भी डाल देता है, तो वहां आप ब्रैकेट में ब्रोंकाई कर दो और उस पर स्टार मार्क कर देना। क्योंकि क्या है कि ये रेस्पिरेशन में हम लोग 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री निकालते हैं, तो जो ब्रोंकियोल्स ब्रोंकस से अटैच होती है ना, वहां पर भी यही एपिथेलियम इनिशियली मिलती है, इसलिए ब्रोंकियोल मैंने लिखा दिया था वहां सिलेटेड के रेफरेंस में। तो ब्रोंकाई को अपन ध्यान देंगे, ध्यान रखना। और इस जगह पर एक नाम देते हैं अपन, PSCCGE, याद आया? फिर देखो ये सारी बातें अपन ने की हैं, वो सारी एपिथेलियम अपने सामने है। क्लियर? अब घर पे एक काम करना, क्योंकि क्या है कि लिस्ट को तैयार करना भी एक अच्छी बात है। अब आपसे वो क्या करेगा, सीधा सीधा हटा दो बेटा इधर से, तो है ना, ये तो आपने बना ही लिया। अब एक क्या करना, पेपर की एक पतली सी स्लिप फाड़ लेना पेज में से, ठीक है? जैसे ये आपने स्लिप ले ली, क्योंकि ये क्या है, इतने फास्ट रिवीजन चलेंगे और अपने को लगता है कि 3 क्वेश्चन पढ़ा हुआ मिल जाए, आपने बहुत जल्दी से याद आ जाए। तो यहां पर सारे एग्जाम्पल डाल देना, जैसे कि अपने ट्रिक लिखी थी, है ना, अमिताभ बच्चन वाली, याद करो, पा फॉर मी, यही था, यही था बेटा। लो भैया से लेकर और उस सारे के सारे मॉडिफिकेशन डाल देना। फिर यहां से उठाना यूरिनरी सिस्टम को, फिर उठा देना हार्ड पार्ट को, फिर उठा लेना सॉफ्ट को, फिर ग्लैंड्स को उठा लेना, फिर सिलिएटेड को और नॉन सिलिएटेड को। समझ में आया? क्योंकि देखो अंदर की रामायण पूछना तो बहुत बड़ी बात है, कि वो इतना डीप में घुस के आपसे क्वेश्चन पूछे। वो सीधा पूछेगा एपिथेलियम का एग्जांपल बता दो भैया, और ऊपर एग्जांपल, सॉरी उसके शॉर्ट में नाम डाल देना, अरे यस और नो। तो अपने को क्या है बेटा, उससे उनके एग्जाम्पल परमानेंट याद हो जाएंगे, कभी दिक्कत नहीं आएगी। भाई लास्ट में आपके पास में 1 घंटा बचा रिवाइज करने का, और आप एग्जाम हॉल के बाहर बैठे हो मान लो, और 1 घंटे बाद आपको एंट्री मिलेगी अंदर, तो कुछ ऐसे जुगाड़ भी तो होने चाहिए ना, जिनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहे हैं और वो फटाफट फटाफट रिवाइज हो जाए लास्ट टाइम पर। यार ये 3 क्वेश्चन वाला, ये 2 क्वेश्चन वाला, ये 5 क्वेश्चन वाला टॉपिक है, तो एक बार ऐसा करूं कि लास्ट में एक फाइनल रिवीजन दे देता हूं मैं इसका। तो वो जुगाड़ भी आपके पास तैयार होने चाहिए। ऐसे ही मैं आपको एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर सारे हॉर्मोन्स का एक फाइनल जुगाड़ बनवाऊंगा, जो केवल 2 मिनट में रिवाइज होगा। कितने में? 2 मिनट में। क्योंकि आप बहुत अच्छा पढ़ते हो, कोई दिक्कत नहीं है पढ़ने में, पढ़ाने में, या समझने में, समझाने में। हर बच्चा कैपेबल है समझने के लिए। पर आप जानते हो ना कि एग्जाम में गेम कितने घंटे का है? 3 घंटे का, है ना। अब जो याद आ गया वो अपना, और जो नहीं याद आया वो अगले साल के लिए तैयार। सीधा सा फैक्टर, और अगले साल भगवान करे ना आना पड़े। सही बात है ना बेटा? तो ये बात को सोच के चलो कि मुझे कई अस्त्र शस्त्र चलाने पड़ेंगे। जैसे आपने युद्ध के टाइम पर भी पुराने जमाने में युद्ध देखे हैं, या आज भी आप युद्ध देखते हो, पहले तो 1-2 ठाएं ठाएं हो जाती है। ये ठाएं ठाएं तो बाहर की बात है, पहले धमकियां चलती है। सही बात है कि नहीं? कई तो अपने पास ही बम फोड़ लेते हैं यहीं पर, ताकि सामने वाले को हमारी धमक पता लग जाए। सही बात है कि नहीं? जो आपने फोर्स का रिहर्सल देखा है, उसमें कितनी गोलियां अपने ही देश में चला देते हैं, कितना जो है असला बारूद अपने ही देश में फोड़ लेते हैं अपन, ताकि दुनिया को धमक रहे कि हमारे पास बहुत कुछ है भैया, तैयार रहना तुम लोग। वो चीज आपके पास क्या है? ये जो डिटेल में आप मॉड्यूल एनसीईआरटी पढ़ रहे हो वो है। अब मान लो युद्ध पे चले गए, तो सब कुछ तो ले जा नहीं सकते उठा के आप, फिर तो जितना बैग पीछे जा सकता है वही लेके जाओगे। सही बात है कि नहीं? तो ट्रेन में बैठे हो 4 घंटे, तो ट्रेन का सामान अलग। अब एग्जाम सेंटर से 1 दिन पहले पहुंचे, तो उसकी डिटेलिंग अपने आप में होता है कि अच्छा ठीक है यार, सारा भाड़ में जानना है, एनसीईआरटी पकड़ ले भैया, और फिर आप केवल एनसीईआरटी के पन्ने पलटोगे। अच्छा ठीक है, ओके, डन 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 डन, ये चलेगा ना लास्ट में। अब एग्जाम हॉल के बाहर एनसीईआरटी ले जा नहीं सकते, ये भी तो खतरनाक काम है।
और बाबूजी अम्मा अलग साथ जा रहे जान खाने, और लास्ट तक जीने नहीं देते, पढ़ ले रहे, पढ़ ले, अबे अभी आधा घंटा बच्चा पढ़, अरे क्या पढ़े, कोई बात नहीं, बोलो हम अपने चिट निकाल लेते जेब में सीएल, पता लगा 10 चैप्टर तो यूं ही फर्रे मार दिए, अरे वाह आनंद आ, और मैं गारंटी से कह रहा हूं सब उसमें से निकलेगा जो लास्ट में आपने पढ़ा। सही बात है कि नहीं? भाई दुश्मन मरेगा तो उसी से ना। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखो कि आपके पास में जुगाड़ सारे चैप्टर्स के होने, और बायो में तो होने चाहिए, मैं मानता हूं इस बात को। ठीक है बेटा, तो याद रहेगा सबको। चलिए साहब, अब आते हैं इस साल के महान क्वेश्चन पर जो ग्लैंड से पूछा गया। वाह क्या बात है, और इतना खतरनाक क्वेश्चन मैंने तो आज तक नहीं देखा है ना, मैंने तो आज तक ही नहीं देखा। पूछ लिया कि यूनिसेलुलर ग्लैंड कौन सी है, कई बच्चों ने तो घबरा के पेपर ही छोड़ दिया बाकी का। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देख के तो मुझे एक बात याद आती है, वह कौन है रे इरशाद नालायकों, कव्वाली में थोड़ी आया तुम लोग कि भैया एनसीईआरटी जो है ना वही पढ़ ली जाए बहुत अच्छे से। तो कोई भी कॉमन बच्चा जो है, देखो सीधी सी बात है, दो चीजें होती है, एक तो रैंक डिसाइड करने वाला प्रोसेस है ना, और एक होता है सिलेक्शन वाला प्रोसेस। यदि कॉमन बच्चा भी एनसीईआरटी पढ़ के चला जाए ना, तो उस कंडीशन में उसका सिलेक्शन आसानी से हो सकता है। ठीक है, बस एनसीईआरटी की लाइनों को समझना आना है, इसलिए मॉड्यूल पढ़ना पड़ता है, और कोई दिक्कत नहीं है। मॉड्यूल पढ़ने के लिए हम इसलिए जोर लगाते हैं कि वो एक्सप्लेनेटरी हो जाता है पेपर कई बार। अब एक्सप्लेनेटरी होते हैं बच्चा भूल जाता है कई चीजों, जैसे कि पिछले साल 10 क्वेश्चन बाहर से आए, 9 क्वेश्चन। अब 9 क्वेश्चन बाहर से आए तो फिर क्या करे बच्चा, उसे पता नहीं है कि क्या होने वाला है, तो जो सिलेक्शन तो ले ही लेगा वो, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसको मान लो रैंक डिसाइड करनी है। कईयों को जैसे भूत सवार रहता है ना, दूसरी रैंक पे तो आऊंगा ही नहीं मैं, आना ही नहीं है, पसंद ही नहीं है, घर वाले नहीं आने देते, हम आना चाहें दूसरी रैंक पर फर्स्ट से तो ठीक चलता, लेकिन बाबूजी अम्मा को तो कतई पसंद नहीं आता, अरे तुम क्या कर दिया ये बार, क्या करके आए, पहली रैंक क्यों नहीं आई। अरे भाई पहली दूसरी में कोई ज्यादा फर्क थोड़ी होता है, लेकिन क्या होता है फिर वो चुभती है बात, छोटी छोटी सी चुभती है ना। तो इसलिए रैंक डिसाइड करने के लिए हमें मॉड्यूल की एक रीडिंग लगा लेनी चाहिए। अब क्योंकि हर मिनट कॉलेज बदलता है, हर नंबर से कॉलेज बदलता है, ये एक टेंशन अलग है, और ये वास्तविकता है कि आप एक क्वेश्चन गलत करके या छोड़ के आ रहे हो तो नो डाउट आप हजारों बच्चों से पीछे जा रहे हो, और साथ में आप रैंक के अकॉर्डिंग कॉलेज भी बदलते जा रहे हो अपना। समझ रहे हो बेटा? अभी जैसे परसों के रोज मैं बाहर था, और एक बच्चे का बीएचयू में हुआ है ना, एमबीबीएस के लिए, और उसने यही कहा कि सर मेरे 2 या शायद उसके 3 क्वेश्चन गलत हुए हैं, बोल इस वजह से मेरी तो कॉलेज ही बदल गई। तो होता ना ऐसा जो जिंदगी भर फील होता है फिर, यार 2 क्वेश्चन सही हो जाते तो मेरे को एम्स मिल जाता, या मेरे को ये वाला कॉलेज मिल जाता। तो इसलिए रैंक डिसाइड करना बहुत जरूरी है। बढ़े, चलो जी, अब आते हैं ग्लैंड्स के क्लासिफिकेशन पर। ऐसा करना, ग्लैंड्स का क्लासिफिकेशन बहुत सिंपल फॉर्मेट में है, आपके पास जगह है पेज में कहीं पर, पहले ये है, जैसे मैं बताता हूं बेटा, कॉपी दे, देखो ये बहुत दी है भगवान ने जगह, खूब सारी जगह है अपने पास, है ना। यहां ऊपर लिख लेना एक क्लासिफिकेशन, एक यहां और एक यहां पर टिका देना, छोटा छोटा लिखना, क्योंकि बिल्कुल सिंपल फॉर्मेट में आंसर आएगा, और 1-2 टाइप तो आप पहले से जानते हो, तीसरा डिफिकल्ट है थोड़ा, वो अपन पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, हेडिंग डालिएगा ग्लैंडुलर एपिथेलियम। बच्चों पहला क्वेश्चन जो ग्लैंड से बनता है वो यहीं से बनता है कि ग्लैंडुलर एपिथेलियम में सेल कौन सा होगा। देखो सबसे पहला कॉमन सेंस, तो क्वेश्चन आता है ग्लैंड्स आर, और चारों टिश्यूज के नाम दे देगा, सबसे सिंपल क्वेश्चन। तो अब बच्चा ही भूल जाता है कई बार कि यार ग्लैंड बनी किस टिश्यू की है, तो कौन सा, एपिथेलियल। अब एपिथेलियल में जाके दूसरा डिफिकल्ट क्वेश्चन बनता है, विच टाइप ऑफ सेल मॉडिफाइड इनटू ग्लैंड। तो 2, या तो क्यूबॉइडल या कॉल्यूमनर, एनसीईआरटी के 102 की पहली लाइन, कंफर्म। तो कॉल्यूमनर सॉरी ग्लैंडुलर एपिथेलियम में ध्यान रखना, क्यूबॉइडल या फिर कॉल्यूमनर,
सेल्स इसमें मॉडिफाइड होती है, प्रेजेंट होती है, ध्यान रखिएगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनाया जाता है और नो डाउट मेजर पेपर तक आपको ये क्वेश्चन मिल भी जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये सदाबहार पॉइंट होते हैं जिन्हें हर टीचर और हर एग्जाम में हम लोग पूछना वाजिब समझते हैं। आपके मेजर पेपर तैयार हो गए, आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, 6 महीने पहले चलता है मामला, हमारा तो साल भर पहले चलता है। और ये कैसे चलता है? पिछले पेपर को ऑब्जर्व करते हुए, पिछले 5 साल के पेपर ऑब्जर्व होकर मेजर बनते हैं। और मेजर में ये कोशिश की जाती है कि बच्चे को वो सारे क्वेश्चंस मिल जाएं जिनमें आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। पूरा पेपर सेट कर सकते हो आप, पहले माइनर से लेकर लास्ट के मेजर तक पूरा पेपर सेट कर दो कि उसके इर्द गिर्द आजू बाजू या सेम क्वेश्चन मिल जाएगा आप, समझे आप? अब आपके माइनर को देखकर फिर मेजर डिसाइड करेंगे हम लोग कि माइनर में कुछ ऐसी चीज तो नहीं छूट गई जो बच्चे की आ जाए और उसको पता नहीं हो। तो यदि आप में थोड़ी सी भी इंटेलिजेंसी है ना, तो जब मेजर स्टार्ट हो उससे पहले सारे माइनर पेपर एक बार लगा लेना जो आपके फेज के हुए हैं, समझ गए? उसके बाद मेजर देना, क्योंकि मेजर में फिर क्या, आप सबसे पहले फ्री होने वाले बच्चे होंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। सबसे पहले तो आप तो शायद एडवांस बैच के साथ ही शुरू हो गए थे ना, वही तो है। कितना? 27 जनवरी से? हाँ, तो वही तो बच्चे हो आप, बिल्कुल। तो आप सबसे पहले ही फ्री हो रहे हैं। अब आप जब फ्री होंगे ना, तो केवल अब जब भी कब कब करने लग जाते हो यार, ये बहुत खराब क्वेश्चन है। अब मेरे को डेट पता ही नहीं है ना, मैं कैसे बताऊं आपको? टेंटेटिव तो यही होती है कि हम आपको अक्टूबर के आसपास लास्ट तक फ्री कर दें अच्छे से, है ना? 2 4 5 लेक्चर ऊपर नीचे हो जाते हैं, और अभी तो बहुत अच्छे टाइम से बहुत अच्छा सिलेबस चल रहा है अपना, तो और भी अपन जल्दी फ्री हो जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। अब कंडीशन को समझो कि सबसे पहले आप फ्री हुए तो आपके पहले 6 मेजर होंगे, लगभग 5 या 6 मेजर होते हैं हर साल, है ना, जिसमें आपके सिलेबस को डिवाइड कर देंगे हम 1 2 3 4 5 6 के अंदर। अब उसमें 11th का सिलेबस पहले 3 में या बाद में जैसे भी है वो सब आ जाएगा आपके पास। अब जब आपके मेजर खत्म होने वाले होंगे लास्ट वाला, तो उस समय दूसरे वाले एंथ्यूज फ्री हो चुके होंगे जो लेट स्टार्ट हुए हैं, तो वो अगले मेजर में वो ऐड हो जाएंगे आपके साथ। लेवल सेकंड ऐड हो गया, अब वो आपके साथ कंबाइंड कॉमन पेपर देंगे। पहले तो आपकी रैंक थी, अब जब रैंक बनी यानी परसेंटेज बनी, तो वो उनके साथ कंपटीशन से बनेगी। फिर जैसे ही आपका सेकंड टाइप खत्म होने लगेगा, वैसे पहला अचीवर फ्री हो जाएगा, वो आपके साथ थर्ड लेवल पर जुड़ जाएगा, तो फिर आपके पेपर वापस रिवाइज हो, ठीक है? इस दौरान लगभग लगभग आप बोर्ड पेपर देना चले जाते हो, तो आपको छुट्टियां मिल जाती हैं इस टाइम पर। हम उस टाइम पर पेपर को भी थोड़ा सा डिले कर देते हैं, जब आप आओगे तो थर्ड लेवल आपके साथ तैयार रहेगा। फिर जब फर्स्ट वाला खत्म होता है, तो फिर सेकंड थर्ड फोर्थ अचीवर्स जो होते हैं वो जुड़ जाते हैं चौथे लेवल पर। फिर 5वें लेवल पर एक और अचीवर जुड़ता है, और छठे लेवल पर अल्फा बीटा गामा चलते हैं हमारे बहुत होनहार विद्वानों के। वो सुपीरियर बच्चे होते हैं हमारे यहाँ पर, मतलब वो कुछ भी पूछ लो सबके आंसर है उनके पास। उनको तो ये भी पता होता है कि क्वेश्चन क्या आ रहा है, जो एक्चुअल में आता नहीं है। समझ में आया? जो आपको कहीं मिल भी जाए तो मुफ्त का ज्ञान बांटते हैं, याद आ रहा है आपको? कुछ भी कह देंगे आपसे, ये पढ़ ले वो पढ़ ले, आपके देखो पहले तू पढ़ ले, फिर बाद में पढ़ लूंगा, वो दिक्कत नहीं है। लेकिन उनका भी क्या करें, वो भी एक्सपीरियंस हो जाते हैं तो बोल ही देते हैं। और लास्ट में फिर सारे एक साथ जुड़ के 6 7 पेपर और देते हैं वो लास्ट वाले, आपके एग्जाम से जस्ट 3 दिन पहले तक, नीट के पेपर से पहले 3 या 4 दिन पहले तक आपका मेजर चलेगा। अब आप इतने पेपर दे चुके होंगे कि आप सोचो कि मैं इसमें से 4 पेज ना एनिमल टिश्यू में कितने क्वेश्चन बना दूंगा, बताओ आप? हाँ हाँ, 400 बना, यस 400 बन जाएंगे, पर वो 400 भी इतने पेपर खत्म हो जाएंगे, तो आपकी सारी लाइनों से एक एक क्वेश्चन आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब आपने वही प्रैक्टिस कर डाली बच्चों अच्छे से, तो मैं कह रहा हूं कि आप खुद इतने नॉलेजेबल हो जाओगे कि मुझे हर लाइन का क्वेश्चन मालूम है क्या आने वाला है। और ये उनके लिए फायदा होगा जो एनसीईआरटी को अभी से पूरा कर ले। एनसीईआरटी लास्ट टाइम पे पेंडिंग मत छोड़ना कि मैं एग्जाम देने के बाद एक बार रिवीजन कर लूंगा। 1 महीना तो मिलेगा आपको सारा ले देकर, उस समय आपसे कुछ नहीं होना। जो करना है अभी दिवाली से पहले कर लो, वरना दिवाली के बाद दिवाला निकलता है, अच्छे अच्छों का निकला देखा है मैंने। समझ रहे हो बात को? अभी एनसीईआरटी फोड़ो 11th 12th दोनों, बाद में अपने आप ही सीक्वेंस बन जाएगी आपकी। आपने देखा ही था उस दिन
बच्चे आए थे आपके पास में, अर्णोपाती आया था आपके बैच में, है ना, सुबह ध्रुव भी आया था। कंडीशंस क्या थी कि एक एक क्वेश्चन पे बच्चा है ना वो लड़ रहा है। वो यहाँ खड़ा हुआ था, हम खड़े हुए थे, तो कैसे 715 मेरे आ रहे हैं। अब 715 का मतलब समझ रहे हो, उसको एक क्वेश्चन का टकराव होगा कि यार ये कैसे छूट गया मेरे से, गलत कैसे हो गया, या छोड़ कैसे दिया मैंने। वो बात आपके साथ भी आने वाली है। बट एनसीईआरटी यदि फ्रिक्वेंटली आपने लगा ली तो 360 में से 360 तो पक्के हैं। ठीक है ना, इस काम को अभी से शुरू करो, और फिर आपको थोड़े दिनों में एनसीआर मिल जाएगा। एनसीआर 2.0 सेकेंड वर्जन आ रहा है इस बार। और इस बार तो हमने और अच्छा प्यूरिफाइड किया उसको, प्यूरिफाइड इन द सेंस कि हम चाह रहे हैं कि एनसीईआरटी पूरी फ्रिक्वेंटली रिवाइज हो जाए इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस। तो जैसे आपने एक एक लाइन पढ़ रखी है, अब मैंने लाइन बनाना सिखा ही रखा है। आप 20 लाइन निकाल ली, 20 लाइन को सीधा आप उधर अप्लाई करके देख लो, सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। सभी क्वेश्चन सही तो पक्का लगेगा यार एनसीईआरटी मेरी पूरी प्रिपेयर है। समझ में आया? तो अभी से काम शुरू करो, क्योंकि अब आपका देखो 12th का तो सिलेबस हो ही गया, 11 चल रहा है रिवीजन में अब। तो पहले वो टॉपिक ले लो जो 12th में आएंगे, बोर्ड भी तैयार और अपना एग्जाम भी तैयार, फिर 11th को भी साथ साथ ले लेना। ठीक है, चलिए आओ बेटा, क्यूबिकल कॉलमनर के साथ ग्लैंडुलर को लेना है, और 3 इसके क्लासिफिकेशन है। पहला ले रहे हैं, छोटा सा लिख देना, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ डक्ट। प्रेजेंस एब्सेंस ऑफ डक्ट के बेस पर हम लोग ग्लैंड का एक क्लासिफिकेशन करेंगे जो हमें ध्यान में रखना है। बड़ा छोटा सा यहां पर क्लासिफिकेशन है। ये बेटा छोटा सा एक डिवीजन करते हैं। 3 टाइप्स के ग्लैंड्स लेंगे जो आप ऑलरेडी जानते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में है, पेज 102 पर सेकंड पैराग्राफ में। देखो, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ डक्ट के बेस पर अपन लें, फर्स्ट पैराग्राफ ये बेटा। तो बेटा एक तो हुआ एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन में आप जानते हैं डक्ट प्रेजेंट होगा, है ना, बहुत एलोबरेट नहीं करना है इसको। एंडोक्राइन पे तो पूरा चैप्टर लिखा हुआ है। जो डक्टलेस ग्लैंड्स हैं, डक्ट एब्सेंट हो वो एंडोक्राइन, और जहां दोनों ही बातें हो जाएं वो मिक्स्ड होगा, या हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स होंगी जहां डक्ट प्रेजेंट भी है और एब्सेंट भी होगा। राइट, बहुत हल्का सी बात है, छोटी सी बात है, ऑलरेडी पता है। अब देखो कंडीशन क्या है, एक्सोक्राइन में लेना लिवर को। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे लिवर पर, कई इसको हेट्रोक्राइन में भी रख देते हैं, है ना। हेट्रोक्राइन में इसलिए रखा क्योंकि इसका एक पार्ट एंडोक्राइन है, और आपको याद हो तो एक हार्मोन रिलीज होता है लिवर से, कौन सा, आईजीएफ, नाम सुना कभी, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, जिसका दूसरा नाम है सोमेटोमेडिन। भाई 2 हार्मोन तो हमारे पास हैं जो मेजर ग्लैंड से आते हैं, सोमेटोस्टेटिन और सोमेटोक्राइनिन, ये पढ़ाऊंगा सब आपको एंडोक्राइन में। सोमेटोमेडिन रिलीज होता है, इसलिए उठा के कई लोग क्या करते हैं, इसको उठा के यहां डाल देते हैं। तो आप जब ये पढ़ोगे विच वन इज हेट्रोक्राइन, वो ऑटोमेटिकली आपको ऐसे ग्लैंड्स देगा जो आप अपने आप ही सेपरेट करके लीवर को इधर उठा के रख दोगे। जैसे उसने कहा विच वन इज हेट्रोक्राइन, लिवर, स्लाइवरी ग्लैंड, सीबेसियस ग्लैंड और स्वीट ग्लैंड, तो लीवर उठा के इधर रख देना, समझना बात को। और वो आपसे कहे कि लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड, तो फिर लीवर ही आएगा। ये कंफ्यूजन दूर रहना चाहिए, इसमें गलती हो जाती है। ये यूं कह दे कि लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, तो भी लीवर है। ठीक है, तो इसलिए मैं लीवर को यहां रख रहा हूं, और फ्लक्चुएट करे तो आप इसको यहां ले जाना। समझ गए कैसे ले जाना है, क्योंकि वो ऑप्शन में क्लियरिफाई कर देगा आपको। उसके बाद देखो, लीवर के बाद सेबेसियस ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड्स, टीयर ग्लैंड, यू नो अबाउट दैट, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स एसेट्रा। एक बड़ा कंफ्यूजन है, टीयर ग्लैंड का दूसरा नाम है लैक्राइमल ग्लैंड, यू नो अबाउट द लैक्राइमल। अब यहां 2 कंफ्यूजन आते हैं। द पोजीशन ऑफ लैक्राइमल ग्लैंड, ध्यान से सुनो बाद में लिखना, एंड लैक्राइमल बोन। क्या पोजीशन लोगे आप लैक्राइमल ग्लैंड और लैक्राइमल बोन की? पोजीशन क्या है, इनर कॉर्नर ऑफ आई और आउटर कॉर्नर ऑफ आई। तो बताओ लैक्राइमल बोन किधर देखोगे?
इनर कॉर्नर, और लैक्रिमल ग्लैंड आउटर में भी अपर। आपका जो टीयर है वो यहां से रिलीज होता है और फिर यहां से आके लोअर आईलिड के डिप्रेशन में बढ़ जाता है और फिर यहां से निकलता है। तो हमारा कंफ्यूजन क्या होता है, यहां टीयर ग्लैंड होती है। आप किसी भी कॉमन सेंस में पूछ लेना किसी से भी, वो टीयर ग्लैंड क्या है, वो आंसू कहां से, बोले यहां से आते हैं। अरे यहां से तो सिक्रेट हो रहे हैं, बनते तो इस जगह पर आउटर कॉर्नर पे। तो बोन यहां और ग्लैंड यहां। कंफर्म है? याद रहेगा बेटा, ये थोड़ा कंफ्यूजन होता है जो ध्यान रखना है। तो सिबेसियस, सलाइवरी, टीयर ग्लैंड, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, ये सभी बच्चों एक्सोक्राइन में आएंगी। लिवर को हम यहां अलग से लिख देते हैं, लिवर इज लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। इसमें एक्सोक्राइन आए तो भी आंसर देना। और आपसे पूछा जाए ऐसा क्वेश्चन जो मैंने आपको मिक्स में बताया, वो भी ध्यान रखना है। ओके, एंडोक्राइन में दिक्कत नहीं है, आप सब जानते हैं, लेकिन दो याद रखना, थायराइड ये लार्जेस्ट एंडोक्राइन है और दूसरी पिट्यूटरी ये स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन है। अब यहां भी ये गलती करता है बच्चा, पीनियल को लिया आता है उठा के। पाइनियल ग्लैंड जानते हो ना, पीनियल ग्लैंड जो फोर ब्रेन में पीछे की तरफ होती है, जिससे हमारा मेलाटोनिन रिलीज होता है, स्लीप वेक साइकिल। यस, तो बच्चा उसको सबसे छोटी ग्लैंड में काउंट कर लेता। गलत है, कहीं भी नहीं लिखा, बस सिवाय गूगल के। गूगल गुरुजी तो कुछ भी लिख देते हैं, जो आंसर मांगो दे देगा कहीं से भी लाके जोड़ तोड़ के। एआई है, जोड़ देगा अपने आप ही, और आप भी करेक्शन कर सकते हो वहां लिखे हुए में। समझे? गलत फीड करना हो, गलत फीड कर दो, हो जाएगा। तो वहां विश्वास नहीं रखना, अपने को थ्योरेटिकल बुक्स पे चलना है। थायराइड लार्जेस्ट एंडोक्राइन, पिट्यूटरी स्मॉलेस्ट, बाकी सारी ग्लैंड लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है जो एंडोक्राइन में है। यहां जाएं तो पैनक्रियाज, ठीक है, और गोनेड्स, इनको लेना है मिक्स्ड के अंदर। टेस्टिस, ओवरी और पैनक्रियाज, ये दोनों मिक्स्ड ग्लैंड में आएंगे, ध्यान रखना। अब आपने नर्चर में क्या लिवर को उठा के यहां रखा होगा, तो मैंने क्वेश्चन का तरीका बता दिया कि क्यों यहां रखते हैं और क्यों वहां रख सकते हैं, दोनों ही बातें याद होनी चाहिए। वापस बता रहा हूं, आपसे पूछे कि विच वन इज मिक्स्ड और हेट्रोक्राइन ग्लैंड, दो तो ये लिख दी, एक ये लिख दिया और एक ये लिख दिया। तो अब आपको पता है ये तो एंडोक्राइन है, कोई हो ही नहीं सकता, ये प्योर एक्सोक्राइन है, ये मिक्स होगा क्योंकि ये एक हार्मोन दे देता है, कौन सा, सोमेटोमेटिन। तो फिर आंसर चला जाएगा। अब पूछा जाएगा विच वन इज द लार्जेस्ट एक्सोक्राइन, तो फिर हम वहां जानते कि एक ही तो नेग्लिजिबल हार्मोन आता है सोमेटोमेटिन, बाकी तो मैक्सिमम पार्ट उसका डक्ट के थ्रू ही सिक्रेशन पहुंचाता है, इसलिए हम उसको क्या आंसर देंगे फिर, लीवर। है ना बेटा, ये थोड़ा ध्यान रखा करो। नर्चर में मैं नो डाउट ये मानता हूं कि जिस भी टीचर ने या जो भी टीचर पढ़ाता है, वो अपने आप में बहुत ग्रेट होता है। इफेक्ट है, क्योंकि आप 10th से 11th में आए हुए होते, तो आपके भेजे में बातों को अंदर डालना ये उसका मेन काम रहता है। अच्छे से समझाते हुए आपको याद करा दे, वो सबसे बड़ी मेहनत का काम होता है। मैं तो केवल एक रिवीजन दे रहा हूं आपको, तो मेरी ज्यादा मेहनत नहीं हो रही है, मैं आपको क्लियर बता रहा हूं। मुझे मालूम आपको सब पता है, तो मेरे दिमाग में तो टेंशन आएगी नहीं ना। अब किसी बच्चे ने मान लो नर्चर में कह दिया कि सर ये सीबीएसई ग्लैंड ऑयल कैसे रिलीज करते, जरा बताना। टीचर के तो पसीना आ गया बेचारे के, यार ये कैसे समझाऊं इसको कि रिलीज कैसे करती है, भाई बनाती है तो रिलीज हो जाता है। सही बात है कि नहीं? अब वहां आपको सेटिस्फाई कर देना, ये अपने आप में टीचर की खूबी है। तो नो डाउट टीचर जो नर्चर में पढ़ाता है बहुत ग्रेट होता है, क्योंकि उसे बहुत मेहनत करवानी पड़ती है आपको। और चलो ठीक है, आप फिर भी पहले पढ़ के आ गए 9th-10th में, तो फिर भी समझ जाओगे। ये कत्ता ही पढ़ के नहीं, गांव से उठ के सीधा आ गया, क्लास में बैठ गया। अब उसको 4 टाइप के टिश्यूज के 4 फंक्शन याद करा दो आप। अब उसको, अच्छा 11th में, जब 10th से 11th में आते हो तो आपको पूरा विश्वास है कि आप डॉक्टर बनोगे। हर भाई, अब देखो इसमें गलत नहीं है, ये वो सोचना उसका गलत नहीं है, सही है। हर बच्चा उस कोने से इस कोने तक ये सोचता है आई एम डॉक्टर नाउ। 11th में घुसते वो समझ जाता है कि मैं डॉक्टर बन गया। सही बात है कि नहीं? लेकिन दिक्कत कब आती है, जब आप छोटे छोटे क्वेश्चंस में उलझते हो। तो क्यूरियोसिटी नर्चर में खतरनाक होती है कि नहीं होती है आपकी? होती है ना। ये ऐसा क्यों, हर चीज, अच्छा किसी टीचर ने गलती से कह दिया कि बेटा बायोलॉजी को याद करने का तरीका है हर चीज के पीछे लगा हुआ है, ऐसा क्यों हो रहा है, खत्म है कहानी। वो तो समझा के चला गया, लेकिन उसके बाद जो पढ़ाने आएगा वो खत्म, क्योंकि आपको हर एक को आदत पड़ी हुई है कि सर ऐसा क्यों।
टाइम वेस्ट हो जाता है ना बहुत ज्यादा। तो चलो ध्यान रखना, आगे बढ़ते हैं बेटा। दूसरा वाला जो टाइप है उस पर क्वेश्चन आया है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। ये है इस साल का वो महान टॉपिक जिसमें नीट 2023 में क्वेश्चन आया, और हो सकता है इतना इंपॉर्टेंट है कि इस साल भी आ जाए, है ना। तो कुछ मतलब कह नहीं सकते आप, ठीक है। और कैसे आएगा वो भी देखो। एक सेल है तो वाह क्या बात कही है, और एक से ज्यादा है तो अरे पता है आपको तो पीठ ठोक लो अपने कि आपको ये सब मीनिंग मालूम है। अबे नालायक हो, इधर लिखो। अब गलती होगी डायग्राम में, वो टिपिकल है। एनसीईआरटी ने डायग्राम दिया है, बड़ा जोरदार दिया है। हुआ क्या इसमें कि बहुत सारी सपोर्टिंग सेल्स बना दी उसने। एक सेल में बीच में बना दे रहा हूं ये वाला, और साइड में न्यूक्लियस भी दिखा दिए, सपोर्टिंग सेल बना दी, और यहां पर ये म्यूकस जैसा सिक्रेशन रिलीज किया, देखिए ना, ठीक है ना। अब आप डायग्राम देखो जरा एनसीईआरटी में, पूरा पहले कंफ्यूज हो जाओगे। अलग से डायग्राम दे दे तो मल्टी सेलुलर में कन्वर्ट हो जाएगा। दिख रहा है डायग्राम? हाँ देखो, दिख रहा है आपको इतनी सारी सेल्स है और एक जगह से क्रिस्टल लाइक म्यूकस दिखा रखा है। अब इस डायग्राम को देख के कोई नहीं कह सकता कि यूनिसेलुलर का डायग्राम है। आपको अपने आप ही दिख रहा है कि मल्टी सेलुलर है। समझे आप? सही तरीका डायग्राम को पूछने का क्या है, इस क्रिस्टल से एरो निकालना पड़ेगा, और एरो वो भाई निकालेगा नहीं, कहीं से भी देगा ही नहीं। वो तो लिख देगा आइडेंटिफाई द डायग्राम, क्या एक साइड में ग्लैंड का नाम, एक साइड में डायग्राम दे दिया, मैच करो। तो रियल में देखा जाए तो ये भी मल्टी सेलुलर कंडीशन है, बट यहां क्योंकि स्पेसिफिक हम बात कर रहे हैं तो इस क्रिस्टल को हम यूनिसेलुलर में काउंट करेंगे, क्योंकि ये गॉबलेट सेल है। और यहां देखो उल्टा लग रहा है, बगल वाले में, है ना, ये उल्टा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि पूरा एक पॉट है जो कि सिंगल सेल जैसा दिखता है, और इसमें से सिक्रेशन बाहर निकल रहा है। तो दोनों ही डायग्राम कंफ्यूजिंग है बेटा। जो लगता है वो होता नहीं है, जो होता है वो लगता है। इसे ग्लैंड कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? वाह वाह कौन करता है ये? तुम कवल्ली में जाता है बेटा रोज? है? बाहर करेंगे अपने, बैठ जाएंगे आराम से। तो रुमाल वुमाल ले आइयो, है ना, दो चार चूड़ियां पहन के आ जाना, उसमें रुमाल लटका लेंगे। कहां दिक्कत आ रही है? अरे कैसे बच्चे हैं, पर अच्छे हैं, बड़े। दोनों डायग्राम में ध्यान देना जरूरी है। जो है वो लगता नहीं है, जो लगता है वो है नहीं। समझ में आया? तो ध्यान रहेगा बेटा। ले बेटा पकड़। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसको भी डायग्राम को आप एक पॉट लाइक बना लीजिएगा, ताकि ये अपने को ध्यान में रहे। वैसे एक रफ आइडिया दे दीजिए आप, ये मल्टी सेल्स यहां पर दिखेंगे अपने को, उससे अपने को ध्यान आ जाएगा। ये मल्टी सेलुलर का डायग्राम है। इसमें दिक्कत आती है बेटा बच्चों को, क्योंकि दोनों बराबर से तो देगा नहीं डायग्राम एग्जाम, वो तो एक ही पूछेगा ना, तो एक पूछते बच्चे का थोड़ा आंसर गलत जाता है। एग्जाम्पल में आए तो आपको याद ही है, इधर तो आएगा गॉबलेट सेल या म्यूकस सेल, या इसको म्यूकस ग्लैंड भी कहते हैं। कंफर्म? ध्यान रहेगा। एक और एग्जांपल, अभी आपने किसी ने बोला द पेनेथ सेल, कोई नहीं पूछेगा, तो सिर्फ गॉबलेट सेल याद रखना, है ना बेटा। ऐसे याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, नुकसान थोड़ी है उससे। ओके। और यहां बाकी की बची हुई ग्लैंड बॉडी की, रेस्ट ऑफ बॉडी ग्लैंड्स, रेस्ट ऑफ बॉडी ग्लैंड्स का क्या होगी बताओ? गॉबलेट सेल क्या होगी बच्चों? एंडोक्राइन या एक्सोक्राइन? एक्सो। कभी एंडोक्राइन चैप्टर में पढ़ा गॉबलेट? तो ऐसे ही याद कर लो ना, एक्सोक्राइन होगी। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब आपको सिर्फ डक्ट कहां है, समझ गया? तो ये जो इसका आगे का श्रिंक पार्ट होता है ना, उसी को डक्ट काउंट कर लेते हैं इसमें। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो एंडो तो हो ही नहीं सकती ना बेटा। तो ये था दो टाइप जो आपको याद रखना है। अच्छा, एनसीईआरटी ने क्या किया कि उसने जो एक्सोक्राइन इधर लिखा था आपने, देखो उसके कुछ सिक्रेशंस के नाम लिखे, नाम दिए उसने, जैसे ऑयल सिक्रेशन है, वैक्स है, स्वेट है,
क्या क्या लिखा है देखो एक बार। मिल्क है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स का सिक्रेशन है, तो आपको पता ही है कि कौन कौन क्या क्या रिलीज करेगा, ऑलरेडी पता रहता है, बट क्या लिख लो वहां पे और एनसीईआरटी का हेडिंग डाल देना ताकि थोड़ा ध्यान रहेगा। ये क्या एक्चुअल में मॉड्यूल सॉल्व करने में आसानी रहती है, आपको सारी बातें पता होती है तो ये कहानी है ग्लैंड्स के क्लासिफिकेशन की। है ना, लिख रखा है ब्लू लाइन से सारा। ओके, चलिए जी, हटा दूं, हटा दूं फटाफट लिख दो इसको। तो अब एक और टाइप है जो केवल मॉड्यूल में है, एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है। उसको मैं एक छोटे से फॉर्मेट से समझा रहा हूं, एक ब्लॉक में बंद करके याद कर लेना तुरंत। देखो, सबसे पहले तो ये पूछेगा क्या नाम और क्या एग्जाम्पल, वो मैं आपको समझा देता हूं ताकि आपको ये चीजें भूलने में नहीं आएंगी। तीसरा जो क्लासिफिकेशन है उसी में ले लेते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सिक्रेशन, ऑन द बेसिस ऑफ सिक्रेशन। देखो यहां भी तीन टाइप हैं, होलोक्राइन, एपोक्राइन और मीरोक्राइन, इसको एक्राइन भी कहते हैं। होलोक्राइन, एपोक्राइन, मीरोक्राइन। देखो नाम से ही ध्यान रख लो बस कि जो सिक्रेशन है उसमें होलो का मतलब होता है कंप्लीट। होलो का मीनिंग क्या होता है, देखो कंप्लीट सेल डिसॉल्व्ड इन सिक्रेशन, पूरा सेल ही डिसॉल्व हो जाता है, समझ गए। क्योंकि इसमें केवल हिंट ही आएंगे आपको, डायग्राम तो फिर भी नहीं आए। एपो का मतलब होता है एपिकल पार्ट, डिसॉल्व इन सिक्रेशन, करेक्ट। और यहां याद रखना मीरो, दैट मीन्स नो एनी पार्ट, नो एनी पार्ट डिसॉल्व इनटू सिक्रेशन। हो गया याद, ठीक है। अब समझा देता हूं, डायग्राम आएगा नहीं तो अपन भी उसको डायग्राम को नहीं बनाएंगे, केवल समझने के लिए ले रहे हैं। जैसे मान लो ये तीन सेल हैं आपके पास, देखना, ठीक है। अब जब इस ग्लैंड से सिक्रेशन रिलीज हुआ और आपने देखा तो पता लगा दो ही सेल रह गई, एक गायब हो गई और एक की जगह पे क्या आ गया, सिक्रेशन। तो होलो हुआ कि नहीं, होलो यानी कंप्लीट सेल डिसॉल्व इनटू सिक्रेशन। ये सेलुलर सिक्रेशन होगा, यानी थिक सिक्रेशन होगा क्योंकि सेल पार्ट डिसॉल्व है। फिर मान लो सपोज, सॉरी ये तीन सेल हैं, सॉरी इसमें क्या, इसको हटाना पड़ेगा, और ये तीसरा पार्ट आधा रह गया, ये ऊपर वाला पार्ट चला गया सिक्रेशन, तो एपो यानी एपिकल। इसमें ध्यान रखना नीचे वाला पार्ट फिर ग्रो करके ऊपर का बना देता है, तो लगातार डिसॉल्व होता रहेगा, नीचे से बनता रहेगा। यहां पिछले वाले में पूरा सेल डिसॉल्व होगा तो साइड वाली सेल डिवाइड होकर नई सेल बनाती रहेगी, यहां नीचे वाला पार्ट ग्रो करेगा। अच्छा, इसमें भी सेलुलर पार्ट है बट ये उस पहले वाले से कम थिक है, बट सेलुलर पार्ट अवेलेबल होंगे। और तीसरा टाइप जो है उसमें मान लो तीन सेल पहले थे और तीन बाद में निकले सेम, और सिक्रेशन फिर भी रिलीज हो गया, तो ये थिन सिक्रेशन होगा। अरे यस, इसमें थिन सिक्रेशन होगा, कोई सेलुलर पार्ट नहीं होगा। तो पूरा सेल डिसॉल्व तो होलो, सिक्रेशन थिन या थिक, थिक होगा। एपिकल पार्ट डिसॉल्व हो जाए तो एपो, सेलुलर या नॉन सेलुलर सिक्रेशन, सेलुलर सिक्रेशन, थिक सिक्रेशन, बट पहले वाले के कंपेयर में लेस थिक। और कोई भी पार्ट डिसॉल्व नहीं हो तो मीरो। अरे यस और नो। और फिर सीधा आते हैं एग्जाम्पल पर। तो देखो आपको मैं पहले लिखा देता हूं ताकि आप एग्जाम्पल याद कर लोगे तो हो जाएगा काम। हम इनको कैसे याद रखेंगे, हम हैं एसएमएस, हम क्या हैं एसएमएस। ये एस सीबेसियस है, ये स्वेट है, बीच वाला मेमोरी ग्लैंड, कंफर्म। तो ये सब याद रखने की जगह यही याद रखना,
सेबेसियस ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड और स्वीट ग्लैंड, पक्का। और स्वीट ग्लैंड के साथ वो सब रख लेना जो बाकी की बची हुई है, जैसे सलाइवरी, कंफर्म। टीयर ग्लैंड, वो सब यहां रख लेना क्योंकि उसमें सेलुलर पार्ट नहीं होते। टीयर में सेलुलर पार्ट आएंगे क्या? तो ये अपने को थोड़ा सा ध्यान, बाकी वो आते भी नहीं है, वो तब क्या बहुत एक्सटेंडेड हो गया। स्वेट ग्लैंड का एक टाइप है जो हमारे एनस के चारों तरफ, आर्मपिट्स में, थाइस के बीच, एक्जिला में, लिप्स के चारों तरफ एक पसीना ऐसा होता है जो गाढ़ा पसीना होता है, स्मेली होती है, वो होता है मेमरी ग्लैंड के पास, ये वाला। ठीक है ना। आर्मपिट्स पर जो पसीना आएगा वो अपने आप में एक अलग स्मेल रिलीज करता है, वाई? क्योंकि सेलुलर कंपोनेंट्स होते हैं, तो उसका टाइप है एपोक्राइन। तो जो सिंपलेस्ट बॉडी स्वेट ग्लैंड है वो तो होती है कौन सी? मीरो। और जो थोड़ा सा स्मेली सिक्रेशन रिलीज करती हैं वो कौन सी होती हैं? एपोक्राइन। बट ये भी नहीं पूछना, सीधा याद रख लो हम हैं एसएमएस। समझ में आ गया? क्लियर है? तो ये कहानी है बेटा डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लैंड्स की, जो ध्यान में रखना है। टाइम हो गया, ये बचा है अभी, बस अगले टर्न पर लेंगे कनेक्टिव टिश्यू। ओके, क्योंकि अभी शुरुआत करने से आपका भी मन नहीं लगेगा और टॉपिक कंप्लीशन होने का मजा भी नहीं आया। अब सुनो, पेज 100, 101, 102 कंप्लीट हो चुका है। बस 102 का लास्ट में कनेक्टिव आ गया 3-4 लाइन में, वो छोड़ देना। सभी के अंडरलाइन करके पॉइंट बाहर निकाल लेना, सारे के सारे एग्जाम्पल लाइन याद कर लेना। ठीक है? हाँ बेटा। हाँ, आपके ये कंप्लीट चैप्टर, टेस्ट कब है? इस संडे को तो नहीं है ना? हाँ तो पूरा, अरे तो अभी हो जाएगा, अगले लेक्चर से अगले 2 लेक्चर लगेंगे अब कनेक्टिव में। आपका कॉकरोच आएगा, डाइजेशन के बाद से ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे, 1-2 क्वेश्चन मैं पहले से भी डालूंगा ताकि पूरा ही रिवाइज कर लो आप, है ना। और एनिमल टिश्यू कंप्लीट आएगा, है ना बेटा। उसके बाद अपन शुरू करेंगे नर्वस सिस्टम, फिजियोलॉजी का, तब आएगा मजा। तो अभी तो क्या है, अभी तो याद करने वाले पॉइंट है।
हाँ जी, बैठो बैठो।